Here we have this. हाँ जी, क्या आप सबको यहाँ पे मेरी स्लाइड दिख रही है? Yes, sir. आपको यहाँ पे 2-3 एनिमल्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक आपको यहाँ पे hen दिख रही होगी आपको यहाँ पे, then you must have seen the honeybees and the earthworm, right? So समझते कि हमारा फूड इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों है, why there is a need to improve the food resources, और इसको करा किस तरीके से जाता है। So that is something we'll try to see, ठीक है? चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, तो आप एक बात यहाँ पे समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली ऑल ऑफ यू, दैट आपको हमेशा से यू ऑलवेज नीड टू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपके बॉडी को हमेशा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। सो बॉडी ऑलवेज नीड्स अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशियस फूड की आपको हमेशा बॉडी की जरूरत रहती है, लाइक समथिंग लाइक योर कार्बोहाइड्रेट्स, then you can have something like your proteins, then fats. So ये सारे आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा, जो आपको लाइक फुलफिल करने होते हैं, आपके बॉडी को चाहिए होते हैं, राइट? Along with that you also need vitamins. You also need vitamins. अब मैं इसमें से एक एग्जांपल पकड़ता हूँ और उसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन इज समथिंग जो आपके लिए सुपर एसेंशियल है हमेशा। ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक आपका बायोमोलिक्यूलर जो आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए, एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी के अंदर। आपके मसल्स हो या आपके कोई भी अगर बॉडी के अंदर हार्मोन हो या कोई भी अगर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर हो बनाने के लिए, प्रोटीन की जरूरत आपकी हमेशा होती है। सो प्रोटीन इज गोइंग टू बी सुपर एसेंशियल। अब आप मुझे बताइए प्रोटीन आपको मिलता किसमें से? पल्सेस। ठीक है, एक हो गया आपका पल्सेस, राइट। और कुछ और कुछ और कुछ? बस इतना ही, पल्सेस। ठीक है, प्रोटीन आपको इवन मिलेगा आपके एग में से। You also get the protein from the egg. You can also get a protein from the meat. ये आपको मीट में से भी मिल सकता है, right? So meat can be anyone, either it's a fowl or it's other animal. So meat, egg, pulses are the sources of food जहां से आपको प्रोटीन मिलता है, right? अब आप कुछ चीजें यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पे मीट की बात करते हैं या अगर हम एग की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे पल्सेस की बात, लेट्स टॉक अबाउट पल्सेस ओवर हियर। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कंट्री में बहुत ज्यादा अच्छे से पल्सेस ग्रो करें या बहुत ज्यादा अमाउंट में पल्सेस ग्रो करें, सो आई नीड टू हैव अ इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। मुझे यहाँ पे अपने जो एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज है उनको लाइक उन्हें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। सो देयर शुड बी अ एनहांसमेंट, देयर शुड बी इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तभी मेरे पल्सेस बन पाएंगे, राइट? उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि कंट्री में एग का नंबर या एक जो बनता है आपका कंट्री में एग का जो नंबर आपको बनाया जाता है कंट्री के अंदर बाय द बर्ड्स, उनका नंबर इंक्रीज किया जाके उनको मैं अच्छे से ब्रीड कर पाऊँ ताकि उनका नंबर आसानी से बन सके। सेम थिंग आई कैन से अबाउट द मीट। मीट के लिए भी मैं कह सकता हूँ दैट व्हेनेवर यू आर ईटिंग अ मीट और व्हेनेवर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मीट, इट हैज टू बी मेड, उसको इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि लाइक काफी अच्छे से आप कल्टिवेट कर पाओ। तो ये सारे जो फील्ड है ना बेटा, दिस ऑल फील्ड कम अंडर द अम्ब्रेला। पल्सेस हो गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइक यू कैन से समथिंग लाइक योर लेट्स से योर पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, यहाँ पे आप अपने हेंस को ग्रो करते हो। अब हेंस को दो पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है, याद रखना, एक तो आपके एग के लिए, दूसरा मीट के लिए, राइट? सो दैट इज समथिंग यू कैन सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आता है आपके कैटेगरी के अंदर, एंड दैट कैटेगरी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एनिमल हस्बेंडरी। सो पोल्ट्री फार्मिंग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय एनिमल हस्बेंडरी। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है आपके एनिमल हस्बेंड्री का, दैट इज माय डेयरी इंडस्ट्री। सो पोल्ट्री फार्म में क्या रखना, क्या होता है, आप यहाँ पे अपने फाउल्स को ग्रो करते हो, मतलब मुर्गियों को आप यहाँ पे ग्रो करते हो, आप उनका नंबर बढ़ाते हो ताकि आप उनको मीट के लिए यूज कर सको और उनके एग के लिए यूज कर सको। उसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री का एक और यहाँ पे पार्ट आता है, एंड दैट इज द डेयरी इंडस्ट्री। सो एनिमल हस्बेंड्री टर्म के अंदर आप एक और यहाँ पे एक चीज जोड़ सकते हो, एंड दैट इज माय डेयरी इंडस्ट्री। क्या कोई बता सकता है नाम सुन के कि डेयरी इंडस्ट्री में कौन इन्वॉल्व होता होगा, क्या बनता होगा यहाँ पे? सर मिल्क
Milk से related milk, the dairy products. Milk and all the dairy products are been formed right in the dairy industry. और इसको भी हम कहते हैं, इसको भी हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे रहते हैं, दैट इज माय एनिमल हस्बेंडरी. क्यों एनिमल हस्बेंडरी? बिकॉज याद रखना कि आप डेयरी इंडस्ट्री के अंदर आप यहाँ पे यूज करेंगे अपने कैटल्स को. सो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर आप यूज करते हो. सो इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच we will be using the cattles. तो यहाँ पे हमारे कैटल्स का इस्तेमाल करते हैं. कैटल्स को ग्रो करते हैं, ठीक से रखते हैं, उनको अच्छा न्यूट्रिशन खाना खिलाते हैं हम लोग, ताकि वो हमें एक अच्छे अमाउंट में हमारे यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन वो जनरेट कर सके. तो ये जो सारी चीजें ना बेटा, एनिमल हस्बेंडरी एक हो गया आपका. मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको, लेट मी जस्ट वेट अ मिनट. एक तो एनिमल हस्बेंडरी आपका यहाँ पे हो गया, राइट. और दूसरा आपका एक फील्ड आपका एग्रीकल्चर. ये दोनों ही फील्ड जो आपके यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. अगर आप इन दोनों फील्ड के अंदर आप अच्छे से अगर आप लाइक रिसर्च करके आप इसको बहुत ही लाइक एफिशिएंट तरीके से अगर आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो. समझो अगर आप में से लेते हमारा सक्षिता है, सक्षिता अगर समझो कोई ऐसा प्लांट बनाती है या वो ऐसा तरीका निकालती है जिससे राजमा का कल्टीवेशन डबल हो सकता है, या ऐसा वो तरीका निकालती है जिसकी वजह से आपके पल्सेस का कल्टीवेशन कम टाइम में डबल किया जा सकता है. तो अगर ऐसी चीज होने लगती है ना आपके लाइक एरिया में बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कंट्री का फायदा होता है. ये सारे जो आपके फील्ड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, इनके अंदर जब भी आपको अपलिफ्टमेंट होते हुए मिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, ओवरऑल आपके यहाँ पे जो एनिमल्स, जो ओवरऑल जो आपकी पॉपुलेशन होगी उनके लिए फायदा होगा. एक चीज याद रखना बेटा, काफी जरूरी है इंडिया जैसे कंट्री के अंदर कि देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज. हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या एनिमल हस्बेंडरी हमारा यहाँ पे हो, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, उसको एनहांस करने की जरूरत है. क्योंकि याद रखना इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है और इसलिए हमें सबको उनकी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी है. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपका इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर, इन सारे सेक्टर्स के अंदर, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंडरी हो गया, उसमें कैसे आपका रिफॉर्म किया जाता है और कैसे उन्हें उससे हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. सो दैट इज समथिंग, वो चीज हम यहाँ पे आज देखेंगे. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. लेट्स ट्राई टू सी फ्यू स्लाइड्स. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. हमें चाहिए हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हमें ये सब चीजें चाहिए होती हैं, राइट. बट वेयर डू वी गेट दिस फूड? हमें मिलता कहाँ से ही है? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड. बोथ आपके एनिमल्स और प्लांट आपके मेजर सोर्स बनते हैं आपके यहाँ पे खाने के. ठीक है. सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं. वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी. तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी से हमें हमारा सोर्स ऑफ फूड हमें मिलता है. समझो अगर आप वेजिटेरियन हो तब भी आप मिल्क तो कंज्यूम करते ही हो, राइट. सो इवन फॉर दैट यू कैन टेक इनटू अकाउंट कि एनिमल हस्बेंडरी हमारे काफी इंपॉर्टेंट है. ओके. तो एनिमल हस्बेंडरी का सिंपल डेफिनेशन आप समझ सकते हो. सिंपल मतलब समझो आप, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर प्रॉफिट. आप एनिमल्स को ब्रीड करा रहे हो, उनका नंबर आप बढ़ा रहे हो ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, सो दैट यू कैन गेट योर ओन बेनिफिट. ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंडरी. तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके फाउल्स को ग्रो किया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे. राइट साइड पे आपके कैटल्स को ग्रो किया जा रहा है. देन आपके यहाँ पे ट्रैक्टर है जो फील्ड पे काम कर रहा है. आप लोग हिमाचल में काव काफी फेमस होती है जिसको हम लाइक कल्टीवेट करते हैं, घरों में भी रखा जाता है उसे, और उस काव का नाम होता है, कभी नोटिस करना, जर्सी काव. Yes, sir. होती है जर्सी. और ये काव ऑरेंज कलर की होती है. आपके आसपास या आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, ऑरेंज कलर की काव होती है, इसे हम कहते हैं जर्सी काव. अब जर्सी काव के साथ फायदा क्या होता है समझो, उसका मिल्क प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है. जर्सी काव हैज मिल्क प्रोडक्शन. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस अल्टीमेटली दैट जिसके पास जर्सी काव होती है या जो जर्सी काव की जो ग्रोथ कल्टीवेशन जो कर रहा होता है, जो उनका जो ब्रीडिंग कर रहा होता है, दे गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क. तो उसे आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो, आप एज अ प्रोडक्ट भी उसे यूज कर सकते हो सेल करने के लिए. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. सी, इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री. बिल्कुल बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको इंडिया में मिलता है देखने के लिए. एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू फीड द ऑल द पीपल. हमें सबको फीड करना है, और सबको मैं फीड तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास एक अच्छा अमाउंट में मेरा लाइक ग्रेन्स होंगे, फूड होगा, तभी उन्हें फीड कर पाऊंगा. Our population is more than 1 billion and still growing, right? Therefore, it is necessary to increase the our production of your both crops and livestock. इसलिए काफी जरूरी है आपके क्रॉप्स का नंबर बढ़ाना. काफी जरूरी है कि आपके लाइवस्टॉक मतलब आपके हेन हो गए, गोट हो गए, कैटल्स हो गए, ये सारे आपके लाइवस्टॉक होते हैं जिनके ऊपर लाइक लाइवलीहुड डिपेंड करता है. इनका नंबर बढ़ाना. सो इनका नंबर बढ़ाना इट्स लाइक
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अब याद रखना, इसमें मैंने आपके दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया यहाँ पे आपके डेयरी इंडस्ट्री का, फिर एग्जाम्पल आपको दिया मैंने यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग का। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, वो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है जो हम कंज्यूम करते हैं? एनीवन? जो पानी में मिलता है, जो हमें पानी में मिलता है। फिश। फिशेस बाबा, फिशेस। सो फिश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई एनिमल हस्बेंड्री ओनली, राइट। एक आपका सेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं एक्वाकल्चर। एक सेक्टर होता है आपका यहाँ पे एक्वाकल्चर। सो एक्वाकल्चर आप जब करते हो ना, समझो अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक्वाकल्चर कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैं फिश को ग्रो कर रहा हूँ मेरे कमर्शियल बेनिफिट के लिए। मैं फिशेस को ग्रो कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे कमर्शियल बेनिफिट के लिए। जब हम बात करते हैं हमारे एक्वाकल्चर की, सो दैट सिंपली मीन्स व्हाट, यू आर कल्टिवेटिंग द फिशेस। सो फिशेस को आप यहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हो। सो फिशेस आर गेटिंग कल्टिवेटेड फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, वो करा जाता है आप यहाँ पे फॉर योर कमर्शियल पर्पसेस। तो ये बात आप प्लीज यहाँ पे याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द फिशेस, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट एक्वाकल्चर। ये भी इंडिया में काफी जगहों पे किया जाता है, बड़ा बेनिफिट होता है इससे भी। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग पार्ट्स ऑफ माई एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री की जब मैं बात करूँ, आप मैं चाहूंगा कि आप तीन चीजें यहाँ पे याद रखें। एक तो पोल्ट्री फार्मिंग, देन डेयरी इंडस्ट्री आप याद रखना है यहाँ पे, और उसके साथ साथ प्लीज रिमेंबर व्हाट इज माय एक्वाकल्चर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग हिमाचल से, हिमाचल में आपका जो जोगिंदर नगर करके आपका एक जगह है मंडी में, हाँ मंडी में ही है, राइट। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू बरोट। बरोट से वो काफी पास में है। अगर आप में से कोई मंडी से है तो आपको शायद मालूम भी होगा। तो बरोट में आपके वहां पे एक्वाकल्चर किया जाता है, और वहां पे वो लोग एक फिश ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राउट फिश। शायद आपने सुना भी होगा अगर आप में से कोई बरोट से है तो, राइट। सो वहां पे एक ट्राउट फिश करके ग्रो की जाती है, कल्टिवेट की जाती है, ताकि उसका कमर्शियल बेनिफिट निकाला जा सके। तो ऐसे ही आप काफी जगहों पे आपको अलग अलग लाइक फिशेस को ग्रो किया जाता है एंड पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक सबको बातें सबको समझ जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. डर डर के यस मत बोलो, खुशी खुशी यस बोलो। ठीक है, चलिए। Alright, so this is something we do. Now let's say efforts to meet the food demand by increasing the food production have led to some success so far. अब देखो हुआ क्या है, हमारे कंट्री में हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन से हुआ क्या कि आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन आपका डबल हो गया। अब ग्रीन रिवोल्यूशन में बेसिकली किया क्या हम लोगों ने, तो याद रखना, हमने एडवांस फर्टिलाइजर्स यूज किए, पेस्टिसाइड यूज किए, और उसकी वजह से हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो ये बात याद रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या, बेसिकली आपने अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यूज किए, पेस्टिसाइड्स यूज किए, उससे क्या हुआ, साल दर साल आपका प्रोडक्शन क्रॉप्स का ज्यादा हो गया। और इसलिए आज की डेट में इंडिया पूरे कंट्री को लाइक फीड तो कर ही पाता है, बल्कि शायद आपको मालूम नहीं होगा लेकिन हमारे यहाँ से काफी ज्यादा सामान बाहर भी भेजा जाता है। लाइक मेनी एरियाज जहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन इतना नहीं होता, वहां पे इंडिया सप्लाई करता है अपने ग्रेन्स को। क्या रखना, इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन होने का मतलब ये है कि दैट वी हैव स्टार्टेड यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, और उसके वजह से आपका कल्टीवेशन अब आपका काफी ज्यादा हो चुका है, राइट। उसी तरीके से आपका होता है इवन आपका व्हाइट रेवोल्यूशन भी आपका है। तो पहले हम ये देखते हैं। लार्ज इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन इन द डेवलपिंग कंट्रीज अचीव बाय द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हायर यील्डिंग क्रॉप्स। एक अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स को अगर मैं ग्रो करता हूं तो मुझे अपना ग्रीन रेवोल्यूशन अचीव करने में मुझे मेरी आसानी होगी। ओके, तो ये आप वहां पे देख सकते हो। और आप लोग तो लाइक आपने भी आपके घर के आसपास देखा होगा लोगों को फार्मिंग करते हुए एंड कल्टीवेट करते हुए। सो दैट इज समथिंग हैपनिंग थ्रू आउट द कंट्री, आपको मिलता है, राइट। वी हैव आल्सो हैड द व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब आप यहाँ पे समझ लो कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अपना मिल्क बना पा रहे हो। आज से 50 साल पहले की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में इतना मिल्क प्रोडक्शन इतना होता नहीं था, बट आज की डेट में वी हैव अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, और ये भी हम लोग कई बार एक्सपोर्ट करते हैं। ये चीज भी हम लोग बाहर के कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी हमारा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज आपको क्या लगता है कैसे हुआ होगा अपना व्हाइट रेवोल्यूशन? चलो ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको समझ आ रहा है, ये व्हाइट रेवोल्यूशन जहाँ पे आपका मिल्क प्रोडक्शन और ज्यादा हो चुका है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है आपके हिसाब से, बताइए मुझे। ज्यादा कॉज को ब्रीड करना। ठीक है, एक तो ये आपका आंसर अच्छा है, सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं। सो आप लोग ही मुझे बताएंगे यहाँ पे कि व्हाइट रेवोल्यूशन की क्या क्या रीजन हो सकते हैं, या आप खुद से सोच के मुझे बताइए कि अगर आपको व्हाइट रेवोल्यूशन करना हो एक एरिया के अंदर, एक गांव में, तो आप
क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हो? तो इफ वी टॉक अबाउट द व्हाइट रेवोल्यूशन, तो किसी ने मुझे बोला कि काउस को ब्रीड किया, लाइक इंक्रीज इन काउ ब्रीडिंग, ठीक है, इंक्रीज काउ ब्रीडिंग, ठीक है, और क्या किया जा सकता था, और क्या किया जा सकता है, एनीथिंग एल्स? आप मुझे, अच्छा चलिए मैं आपको इसको हिंट देता हूँ, इस तरीके से बताता हूँ। अज्यूम करो कि मेरा एक खुद का फार्म है, जहां पे मेरे पास, समझो मेरे पास 20 कैटल्स है, 20 गाय है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि इनका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो, मैं क्या क्या कर सकता हूं जिससे मेरे मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और इनकी क्वालिटी भी मिल्क की मेरी इंक्रीज हो सकती है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। समझो मैं आपको ये जॉब सौंपता हूँ, तो आप क्या क्या कर सकते हो जिससे मेरा मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क की क्वालिटी मेरी वहां पे इंक्रीज की जा सकती है, प्रोडक्शन और क्वालिटी भी। एक आपने मुझे बोला कि इंक्रीज काउ ब्रीडिंग कर दिया मैंने, ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है बताइए? सर मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ऐसे तो बताना सर उनको न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन वाले फूड देंगे सर, फूड या फिर घास। हाँ जी, राइट, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सो न्यूट्रिटिव फूड आप यहाँ पे सप्लाई करोगे, सो द फूड विच विल बी सप्लाइंग इज गोइंग टू बी न्यूट्रिटिव, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। फिर हाँ, तो ये अच्छी बात बेटा, अगर आप अच्छा खाना दोगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ मिल्क भी आपकी अच्छी मेंटेन रहेगी। और क्या कर सकते हो आप, और क्या चीज का ध्यान रख सकते हो, एनीथिंग एल्स? सोचिए सर बेटा, मिल्क प्रोड्यूस, सर ध्यान रखना, क्या क्या किसका ध्यान रखना? सर जो मिल्क प्रोड्यूस है सर उनकी हेल्थ को ठीक रखना। कैटल्स की हेल्थ का ठीक रखना, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो सकता है, कैटल्स की हेल्थ का ध्यान रखना, कैटल्स की हेल्थ का ध्यान रखना। तो कैटल्स की हेल्थ बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कैटल की हेल्थ को अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो आपका प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। तो कैटल की हेल्थ के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, लाइक कौन होता है जो कैटल्स को ट्रीट करता है? नहीं मालूम आप लोगों को? वेटनरी डॉक्टर, हाँ जी, वेटनरी डॉक्टर आपका होता है जो आपके कैटल्स की हेल्थ का ध्यान रखता है। तो आप रेगुलरली कैटल्स के लिए वेटनरी डॉक्टर को आप मंगवाइए, उसे चेकअप करवाइए, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, अगर कोई डिजीज हुई है तो उसे ट्रीट करिए, राइट। सो ऑल दोस थिंग्स आई कैन डू, ये सब चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं एक और चीज यहाँ पे कर सकता हूँ, आई कैन मेंटेन द क्लीनलीनेस। सर काउस के रहने के लिए क्लीन और एक अच्छा सा प्लेस। हाँ जी, आई कैन मेंटेन द शेल्टर, राइट, मतलब शेल्टर में क्लीनलीनेस को मैं मेंटेन करूं, मैं अच्छे से अच्छा स्पेस दूं वहां पे, राइट, ताकि मेरे काउज हैप्पीली ग्रो करें, उन्हें कोई बीमारी ना हो। अगर बीमारी नहीं होगी, हैप्पीली ग्रो करेंगे तो अच्छी बात है। अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी वहां पे आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यू विल बी मच मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ लाइक कल्टीवेशन, आपको काफी यहाँ पे आपको प्रोडक्शन आपके यहाँ पे ज्यादा मिलेगा आपके यहाँ पे। तो इन चीजों का बेटा ध्यान रखना पड़ता है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप अच्छा फूड दें, कैटल्स की हेल्थ का ध्यान रखें, रेगुलर वेटनरी चेकअप कराएं, अपना शेल्टर मेंटेन करें, अपना शेल्टर को अपग्रेड करें, क्लीन रखें। सो दोस थिंग्स विल एंश्योर दैट यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज हाउ यू कैन इंक्रीज द व्हाइट रेवोल्यूशन। और आप ऐसा सोच लो कि यही चीज थ्रू आउट द कंट्री की गई थी, यही चीज थ्रू आउट द कंट्री की गई थी, और उसके वजह से आज की डेट में हम एक बहुत अच्छे अमाउंट में हमारा मिल्क यहाँ पे बना पाते हैं। वी आर एबल टू ग्रो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क इन स्मॉल लाइक थ्रू आउट द कंट्री। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, हाउ वी कैन इंक्रीज द व्हाइट रेवोल्यूशन? क्या ये वाली बात समझ आ रही है? ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो चलिए इसको हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। So यहाँ पे आप देख सकते हो, right, we have also had a white revolution which has led to a better and more efficient use as well as availability of the milk, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब। However, these revolutions meant that our natural resources are getting used more intensively. ये सारे revolutions का मतलब ये होता है कि आपके रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा आपके यूज हो रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। इन सबको इंक्रीज करने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज भी यहाँ पे यूज करना पड़ता है, that is also a thing. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance. अगर आप ये सब बहुत ज्यादा अगर आप कल्टीवेशन करते हो तो एक चांस होता है कि आपके नेचुरल रिसोर्स को डैमेज कर सकता है कभी कभी। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4 काऊ के फार्म मुझे खोलने हैं, तो वो टाइम पे कई बार मुझे क्या करना पड़ सकता है, मुझे डिफॉरेस्टेशन करना पड़ सकता है,
क्योंकि मुझे फॉरेस्ट को निकालना पड़ेगा, तो मैं अपना सेटअप करूंगा. सो एट टाइम्स अगर आप इसे ज्यादा कर रहे हो देन इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम. वो आपके नेचर या इकोसिस्टम के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग हार्मफुल इम्पैक्ट यहाँ पे आपका क्रिएट किया जा सकता है. सो ये आपको होते हुए आपको मिलेगा. ठीक है. देन therefore it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturb the balance. So हमें हमारा फूड प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज करना है बिना एनवायरमेंट को डिस्टर्ब किए हुए या डिग्रेड करे हुए. सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिए. तो दैट इज समथिंग वी हैव टू डू. तो हमें नए नए तरीके हमें ढूंढने जिसके थ्रू से हम हमारे फूड को ग्रो कर सकें. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एंड हेंस देयर इज अ नीड टू फॉर अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. इसलिए हमें एक सही तरीके से ऐसे प्रैक्टिस करनी है. देखो मैं आप ये टर्म का मतलब समझो. सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको तो फायदा हो रहा है लेकिन फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा होगा. ठीक है. आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि आपको तो अपने लेवल पे फायदा हो ही रहा है बट फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उसको भी फायदा मिलेगा. तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस. तो ये करनी चाहिए हम लोगों ने ताकि हमें फायदा हो. तो मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ जो काफी नया टर्म है, राइट, जिससे आप वाकिफ नहीं होंगे लेकिन मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे एक नेट में आपको मालूम होना चाहिए. आप शायद जानते नहीं होंगे कि आज की डेट में ना एक नया टाइप का फार्मिंग चालू हुआ है. उसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स. दैट फार्मिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ. प्लांट्स को ग्रो करना आपके पानी के अंदर. प्लांट्स को ग्रो करना आई वोंट से पानी बट लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर. सो सुनिए मेरी बात ध्यान से. हाइड्रोपोनिक का मतलब यहाँ होता है टू ग्रो प्लांट्स. टू ग्रो प्लांट्स इंडिया में काफी जगह पे आप ये किया जाता है इन लिक्विड सॉल्यूशन. इन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब अगर सही में देखा जाए ना बेटा तो हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू आप अपने घर के अंदर आराम से लाइक पालक और कई सारी लीफी वेजिटेबल तो आप वैसे ही ग्रो कर सकते हो. आपको सॉइल की जरूरत ही नहीं है. सॉइललेस कल्चर. इट इज एग्जांपल ऑफ माय सॉइललेस कल्चर. तो ये सॉइललेस कल्चर का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है. और बल्कि मैं बताऊंगा आपको कि कई सारे सिटीज में जैसे बैंगलोर हो गई सिटी, पुणे हो गया, सेकंड फ्लोर पे भी अगर कोई रह रहा हो तो भी अपने घर पे वो ग्रो कर सकता है. तो भी वो ये अपने घर पे ग्रो कर सकता है. बड़ा ही लाइक अनोखा तरीका ही है प्लांट्स को ग्रो करने का. और फ्यूचर में देखना कई सारे लोग अपने घर पे ही अपने प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे जिनको कंज्यूम कर सकते हैं. दे विल बी एबल टू ग्रो नंबर ऑफ प्लांट्स जिनको वो खा सकते हैं पका के और उनको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है. सो दैट कैन बी डन, राइट. अब मुझे बताओ अगर ऐसा होगा, अगर हम हाइड्रोपोनिक तरीके से अगर हम प्लांट ग्रो करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, तो आप मुझे बताइए आपको क्या क्या फायदा हो सकता है. व्हाट कैन बी द एडवांटेज यू कैन हैव. क्या एडवांटेज आपको मिल सकता है यहाँ पे, बोलिए. सर उससे हम नेचुरल रिसोर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. वापस बोलिएगा. सर उससे हम नेचुरल रिसोर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. नेचुरल, हाँ जी, ये एक बात आपकी सही है. ये नेचुरल रिसोर्स को नुकसान नहीं होगा. वेरी गुड. ये बात आपकी होगी कि नो डैमेज टू नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है. और ये तो बहुत बढ़िया आंसर था. नो डैमेज टू नेचुरल रिसोर्सेस. और क्या हो सकता है, और भी बता दो. सोचो सोचो और क्या हो सकता है. चलिए मैं आपको समझाता हूँ. अगर आप सॉइल में ग्रो नहीं कर रहे हैं, अगर आप सॉइल में ग्रो नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? नो सर. राइट. सो नो नीड ऑफ फर्टिलाइजर. नो नीड ऑफ फर्टिलाइजर. और एक, हाँ जी, एक और बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे कंडीशन के अंदर ना कोई बीमारी होने के भी चांसेस कम होते हैं. प्लांट को कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है. सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो कई बार प्लांट को डैमेज करते हैं. लेकिन क्योंकि आप प्लांट को ग्रो करें एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, सो पैथोजन अटैक इज लेस. तो इसके से क्या होता है, आपका जो पैथोजन अटैक होता है, जो आपको जो पैथोजन अटैक होगा वो आपका काफी यहाँ पे कम हो जाएगा. सो पैथोजन अटैक इज गोइंग टू बी लेस. और ये आपके लिए बड़ा एडवांटेज. और पता है सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर आप ये घर पे ग्रो कर रहे हो तो ऑर्गेनिक हो गया. ये तो आपने ना ही फर्टिलाइजर यूज किया, ना ही आपने कोई और मटेरियल यहाँ पे यूज किया. सो यू आर एक्चुअली ग्रोइंग ऑर्गेनिक प्लांट. और अगर आप ऑर्गेनिक प्लांट ग्रो कर रहे हो तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होगी.
सिंपल सी बात है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपके यहाँ पे ज्यादा होगी। तो ये एक तरीका है बेटा, आप कभी नेट पे सर्च करना, मैं आपको अगली बार पिक्चर दिखाऊंगा कि आप इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो लिक्विड सोल्यूशन के अंदर। आपको सॉइल की जरूरत ही नहीं होती थी, तो सॉइललेस कल्चर, और काफी लोग करते भी है। एंड आप काफी छोटे एरिया के अंदर, हाँ एक और चीज रखना, इट रिक्वायर्स अ स्मॉलर स्पेस, ये भी एक एडवांटेज है इसका, इट रिक्वायर्स स्मॉलर स्पेस। सर इसमें वाटर जो है सर एग्रीकल्चर से कम लगता है या ज्यादा? कम, काफी कम लगता है, बहुत कम लगता है। इट रिक्वायर्स स्मॉलर स्पेस। हाँ, और मैं ये भी बिल्कुल लिखता हूँ यहाँ पे, लेस वाटर इज यूज्ड, लेस वाटर इज यूज्ड, लेस वाटर इज यूज्ड। बल्कि पता है इंटरेस्टिंग बात पता है यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड होता है ना वो सर्कुलेट किया जाता है, मतलब एक ही लिक्विड को हम बार बार वहां पे सर्कुलेट कर सकते हैं काफी लंबे टाइम पे, और उससे आपका प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये चीज आपको होते मिलती है, तो ये बड़े एडवांटेज है आपको यहाँ पे हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन, हाइड्रोपोनिक प्लांट्स को ग्रो करने के। हाइड्रोपोनिक्स प्लांट सर, ये हाइड्रोपोनिक्स प्लांट होते हैं सर, तो इनको जब पानी में ग्रो करते हैं सर, तो ये न्यूट्रिएंट्स अपने पानी से ही लेते हैं ना? हाँ, तो बेसिकली इसे मैंने यहाँ पे लिखा है लिक्विड सोल्यूशन आप ग्रो करते हो, तो लिक्विड सोल्यूशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहले से ही होता है। सो आप एक लिक्विड सोल्यूशन आप बनाते हो जो आपको मिल जाता है मार्केट से, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पहले से ही होता है, तो वो वहां से वो न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, जो भी उन्हें चाहिए होता है, वो सारा वो लोग उठाएंगे उस लिक्विड सोल्यूशन में से। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो बहुत आराम से उन्हें आप दे पाते हो, पानी के डिफ्यूज हो जाता है उस सॉइल के अंदर, रूट्स के अंदर, एंड अपने प्लांट्स को ग्रो कर पाते हो। आप देखना फ्यूचर में ना बहुत सारे आपको घर मिलेंगे जहां पे आपका ये होते हुए आपको मिलेगा, दे विल बी ग्रोइंग देयर ओन प्लांट इन देयर हाउस, सो दैट विल बी हैपनिंग श्योरली इन द फ्यूचर। चलिए, सो सीरियल सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरगम प्रोवाइड अस द कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। ये सारों से हमें मिलता है हमारे यहाँ पे सोरगम, कार्बोहाइड्रेट हमें अच्छे सोर्स में हमें मिलेगा यहाँ पे। स्मॉल ग्रेन सीरियल्स लाइक बाजरा, रागी, आप इन सबसे वाकिफ है, आप इन सबको यहाँ पे जानते हो, एंड दे बिकम अ वेरी गुड सोर्स ऑफ योर लाइक कार्बोहाइड्रेट का ये एक बहुत अच्छा सोर्स आपके यहाँ पे हो जाता है, राइट। पल्सेस लाइक ग्राम, पी, मटर, उड़द, उड़द, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, मूंग, पिजन पी, अरहर, लेंटिल्स प्रोवाइड अस विद द प्रोटीन। इन सबसे हमें मिलेगा यहाँ पे आपका प्रोटीन, सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू गिव अस द प्रोटीन। सो इनका यहाँ पे काम होता है आपके यहाँ पे प्रोटीन देना, राइट। एंड देन यू हैव और भी कई सारे आपके प्लांट हो यहाँ पे, जैसे सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सेसमे हो गया, कैस्टर हो गया, इन सब से आपका आपका ऑयल बनता है। आपने सुना होगा ना, यू हैव अ ग्राउंडनट ऑयल, यू हैव अ सनफ्लावर ऑयल, तो उनके सीड में से ही हम लोग हमारे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके जो सीड होते हैं बेटा उनमें से ही हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड देन वी यूज देम फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे आपके सीड है, और इनमें से आप अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट करके आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। ये सारे क्रॉप्स को प्लांट करना बड़ा ही आसान है। आपके वहां पे भी आप ये सारे प्लांट्स को ग्रो करते होंगे, काफी रेगुलरली आप ग्रो करते होंगे। तो आप मुझे बताइए, अभी विंटर सीजन में आपने कौन सा प्लांट लगाया ग्रो करने के लिए? अरे अभी कोई नहीं लगाया। कोई नहीं लगाया? विंटर में नो प्लांट, गाजर भी नहीं लगाया आप लोगों ने? सर गेहूँ। कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, राइट। गाजर तो लगा सकते हो बेटा, गाजर, राइट। ओके, सो सर अभी जौ लगाते हैं। अच्छा ज्वार लगाते हो अभी, ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। और ये कब तक आपका हार्वेस्ट करने का जितना बड़ा हो जाएगा, मतलब निकालोगे कब उसे, हार्वेस्ट कब करोगे आप? अच्छा वो पता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। So vegetable, spices, fruits provide a range of vitamins, minerals in addition to small number of protein covered. तो ये सबसे हमें vitamins, minerals में मिल जाता है. So it's all important to grow them, right? In addition to these, food crops, fodder crops like बरसीम, ओट्स और सुडान ग्रास आर रेज एज अ फूड फॉर लाइफ। देखो ये सब तो हम ग्रो करते हैं, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो तो हम ग्रो करते ही हैं। उसके साथ साथ हमें ऐसे प्लांट्स भी ग्रो करने चाहिए जो हमारे कैटल्स को हम खिला सकें, लाइक बरसीम, ओट्स, सुडान ग्रास, ये सारे वो मेरे प्लांट्स होते हैं जो मेरे कैटल्स कंज्यूम करते हैं। दीज आर द प्लांट्स व्हिच माय कैटल्स आर नोन टू कंज्यूम। तो इनका भी कल्टीवेशन करना जरूरी है ताकि आपके कैटल्स को भी वो खाने के लिए मिले। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू शुड नो कि ये भी आप ग्रो करते हो आप अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर द ग्रोथ एंड द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल। देखिए एक बात आप समझिए, यहाँ पे हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट आपकी होती है अलग। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो आपका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, एप्पल्स की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द एप्पल्स, अगर हम एप्पल्स की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द एप्पल्स,
तो आप एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि एप्पल्स जो होते हैं वो आपको हमेशा आपको ग्रो करते मिलेंगे आपके कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन में. So they will always grow in a colder climatic condition. राइट. उसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बनाना प्लांटेशन जब आपका किया जाता है वो आपका जनरली करा जाता है आपके वार्मर कंडीशंस के अंदर. यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग इन द वार्मर कंडीशंस. इनको वार्मर कंडीशन में आप ग्रो कर सकते हो. तो हर एक प्लांट की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है. उसी तरीके से अगर आप बात करते हो कैरेट की, क्या कैरेट में थ्रू आउट द साल में ग्रो कर सकता हूँ? कर सकता हूँ नहीं कर सकता मैं कैरेट पूरे साल ग्रो? नो सर, नो सर. जी नहीं कर सकते. कल्टीवेट देम इन द विंटर मंथ. विंटर्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है. तो आपने कभी नोटिस किया होगा ना, कुछ आपकी सब्जियां विंटर में ही आती है, कुछ सब्जियां आपकी सिर्फ ठंडी में ही आती है. राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि कैरेट को आप विंटर मंथ में आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो. बनाना आपका वार्मर कंडीशन में आप यहाँ पे हो जाएगा आ जाएगा. और एप्पल्स इज समथिंग व्हिच विल बी लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्डर होती है, जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो. तो हर एक प्लांट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है और उस हिसाब से आप वहाँ पे ग्रो करते हो. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो देम. राइट. तो ये बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है that different crop require different climate condition, temperature and food grade for the growth and completion of the life cycle. तो याद रखना depending on this crops are classified into two types. तो हम इन क्रॉप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक आपका यहाँ पे होगा खारिफ क्रॉप और एक होगा राबी क्रॉप. तो क्रॉप्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, खारिफ एंड राबी क्रॉप. खारिफ क्रॉप में क्या आएगा? क्रॉप्स ग्रोन इन द रेनी सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर. जिन क्रॉप्स को आप रेनी सीजन में आप ग्रो करते हो जून से अक्टूबर के बीच में, उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एज अ खारिफ क्रॉप. और जो क्रॉप को ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, इन्हें हम कहते हैं एज अ राबी क्रॉप. राइट. अब एग्जांपल यहाँ पे देख लो. पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, ये सारे आपके होते हैं यहाँ पे एज अ खारिफ क्रॉप. इन्हें आप मानसून से लेके अक्टूबर के मंथ के अंदर, वो आपको मानसून में आता है, वहां पे आप इनको कल्टिवेट करते हो. क्या आप में से किसी ने राइस का कल्टिवेशन किया है? नो सर. नो वन. अगर आप कभी करोगे ना तो काफी इंटरेस्टिंग होता है. उसे आप उसके लिए बहुत पानी चाहिए होता है आपको. तो आप उसे पानी में जाके आप उसे प्लांट करते हो वहां पे इन द वाटर, एंड यू नीड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन ऑफ द राइस प्लांट. ओके. सो लाइक हम जब यहाँ पे करते थे, लाइक वी नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर, देन ओनली यू कैन डू द कल्टिवेशन. चलिए. देन राबी क्रॉप की बात करो तो व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, पीस हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसेड हो गया. तो ये सारे मेरे लाइक विंटर क्रॉप्स हैं. यू ग्रो देम इन द विंटर मंथ. और आपका जैसे आपने बोला ज्वार, वो भी आप विंटर मंथ के अंदर आप यहाँ पे अपना ग्रो कर सकते हैं. राइट. तो ये याद रखना बेटा, कौन से मेरे यहाँ पे खारिफ क्रॉप और कौन से मेरे यहाँ पे राबी क्रॉप, याद रखना. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. एंड प्लीज अंडरस्टैंड हर एक प्लांट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से आपसे वहां पे ग्रो करते हो. अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू ग्रो देम. राइट. नाउ in India there has been 4 times increase in the production of food grain from 1960 से लेके 2004 तक, with only 25% increase in the cultivable area. तो याद रखना कि आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन आपका काफी ज्यादा हो चुका है इतने सालों के अंदर. एंड इसका रीजन आप जानते हो. इट इज अ रीजन आपका यहाँ पे ये कि आपने एडवांस फर्टिलाइजर्स यूज किए, आपने अपने एडवांस डिवाइसेस यूज किए, आपने अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स आपने ग्रो करना चालू किया. राइट. वी हैव यूज्ड गुड पेस्टिसाइड्स. तो इनकी वजह से आपका प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा हुआ है. और जो एरिया हम अभी यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, वो इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते. सिर्फ हमने 25% इंक्रीज किया है. ओके. तो चलिए समझते कि ऐसा क्यों हुआ. हाउ हैज दैट बीन पॉसिबल? क्यों हमने ज्यादा एरिया ना लेने के बावजूद बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हम लोग कर पाए? हमने जो एरिया कवर किया एक्स्ट्रा, वो हमने सिर्फ 25% एक्स्ट्रा एरिया हमने कवर किया, बट कल्टीवेशन जो आपका यहाँ पे वो आपका हद ज्यादा हुआ है यहाँ पे. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट इज द एडवांटेज ओवर हियर. The practices involved in the farming can be divided into 3 stages. Crop variety improvement. आप एक ये चीज कर सकते हो कि आपका जो क्रॉप है उसके आप वैरायटी का इंप्रूवमेंट कर सकते हो. मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ. एग्जांपल ऐसा है कि समझो लेट्स से दिव्यांशी यहाँ पे एक प्लांट ग्रो करती है टमाटो का. उसका खुद का फार्म है जहाँ पे वो टमाटो प्लांट ग्रो करती है. राइट. और एक टमाटो का जो वेट होता है वो होता है अराउंड 50 ग्राम. एग्जाम्पल दे रहा हूं. एक टमाटो का जो वहां पे वेट है उसके फार्म के अंदर, वो है 50 ग्राम जितना. ठीक है. उसी के साइड में सक्षिता का एक और फार्म है जहां पे वो सेम एरिया के अंदर टमाटो ग्रो कर रही है, बट उसके जो सिंगल टमाटो है वहां पे उसका साइज आपका वहां पे उसका वेट है वहां पे 100 ग्राम.
तो सिंपल सी बात है, सक्षिता के जो वहां पे टमाटोज है उनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, जो दिव्यांशी के वहां पे टमाटो साइज वहां पे थोड़ा सा छोटा होगा, राइट। तो आपने क्या किया, आपने ऐसे क्रॉप अपने ग्रो करने चालू किए जिनके अंदर आपको लाइक ज्यादा फायदा हो रहा है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम मार्केट में निकालेंगे तो सक्षिता के जो भी आपके टमाटोज है वहां पे उनका वेट ज्यादा निकलेगा, उनकी वैल्यू वहां पे ज्यादा होगी कंपेयर टू द अदर फार्म। तो आप ये चीज आप यहाँ पे समझिए कि आपको इस टाइप के क्रॉप आपको बनाने होते हैं। सो यहाँ पे जब लिखा हुआ है ना इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, तो आप ऐसे क्रॉप बनाओ जिससे आपको एज अ फार्मर फायदा हो, समझो इस बात को। सो ऐसे प्लांट्स को बनाया जाता है, ऐसे प्लांट्स जिनका फ्रूट का साइज बड़ा होगा, ऐसे प्लांट्स को बनाया जाता है। या मैं ऐसे प्लांट बना सकता हूं जो कम पानी में ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। समझो एक प्लांट है जिसको ग्रो करने के लिए मुझे लाइक समझो 1000 गैलन पानी चाहिए होता है, और मैं आपको एक नया प्लांट बना के देता हूं जिसको ग्रो करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 300 गैलन पानी। तो फायदा तो 300 गैलन वाले पानी वाले प्लांट के अंदर ही है। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज माय इंप्रूव वेराइटी। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉप की इंप्रूव वेराइटी, और इनको आप बनाते हो। अब ये सब करने के लिए यू नीड टू डू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च। आपको एक बहुत ज्यादा रिसर्च और लाइक यू हैव टू स्टडी दोस प्लांट्स, देन यू कैन डू ऑल दोस थिंग, राइट। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, आपके पालनपुर में एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CSK करके एक है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वहाँ पे ये सारी चीजों को किया जाता है एक अच्छे लेवल पे, सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखना है। सो यू हैव अ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज सीइंग ओवर हियर। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, राइट, कि क्रॉप का प्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे किस तरीके से आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट मतलब कि आपको क्रॉप को बचाना भी है। किससे बचाना है आपको? फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, you can have some other animals over there, right? You can have some other animals which can affect the crops, right? तो उनसे भी आपको बचाना है। तो जब आप इन सब चीजों पे ध्यान देते हो, आप सोचो एज अ फार्मर, एज अ बायोलॉजिस्ट, जब आप इन चीजों पे ध्यान देते हो तो आपका अल्टीमेटली आपको फायदा ही होता है। अल्टीमेटली क्या होगा, आपका फूड प्रोडक्शन आपका डबल होगा, ट्रिपल होगा। इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इवन योर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जब आप ये करते हो इनके सबके ऊपर, देन आपको फायदा होता है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में। इट मींस फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट गिव्स यू अ गुड यील्ड। इसका मतलब आप ऐसी वैरायटी को आप ढूंढो जिससे आपको ज्यादा फायदा हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे टमाटर आप ढूंढिए, ऐसे टमाटर के प्लांट आप ढूंढिए जिनका साइज बड़ा हो, या ऐसे प्लांट ढूंढिए जो कम पानी के रिक्वायरमेंट के अंदर भी काफी आसानी से ग्रो कर जाए। या आप ऐसे आप अपने यहाँ पे प्लांट्स को देखिए, बनाइए, ग्रो करिए ऐसे प्लांट्स को लैब के अंदर जिनके अंदर आपको काफी कम फर्टिलाइजर डालना पड़े एंड दे कैन गिव यू अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, काफी ज्यादा उनका नंबर बढ़ सकता है। तो ऐसे प्लांट्स को बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। याद रखना, ऐसे प्लांट को आप ढूंढ सकते हो या आप लैब में बना सकते हो जिनका यील्ड आपको यहाँ पे ज्यादा होगा। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट मींस? क्या आपको ये वाला टर्म समझ आ रहा है आप सबको यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो प्लीज ये बात रखना दैट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, आप ऐसे क्रॉप्स बनाते हो जिनकी वजह से आपको ज्यादा फायदा हो, दे कैन गिव यू द गुड यील्ड। सो ये बात आपको यहाँ पे सबको यहाँ पे याद रखनी है, दिस शुड बी क्लियर टू यू, राइट। वैरायटी और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप, वैरायटी या स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक लाइक डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड। देखो अब मैं आपको इसको एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। लेट मी ट्राई टू गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर। सो कहाँ दे हम एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लाइक आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपलेस्ट वे ताकि आपको हमेशा वो याद रहेगा। देखिए समझो, हाँ आप में से कोई समझो अपना दिव्यांश है, और दिव्यांश एक प्लांट बनाता है, वो एक पल्सेस का कोई तो एक प्लांट वो बनाता है लैब के अंदर, ठीक है, वो लैब में एक प्लांट बनाता है। एंड दिस प्लांट assume that is my disease resistant plant। ये मेरा यहाँ पे disease resistant plant। अगर मैं कहता हूं कि उसने एक प्लांट बनाया है और वो आपका डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, तो पता है उसका मतलब क्या होता है? इस प्लांट को कोई बीमारी नहीं हो सकती जो दूसरे प्लांट को होती है। इस प्लांट के ऊपर बैक्टीरिया अफेक्ट नहीं कर सकता, इस प्लांट के ऊपर कोई फंगस जाके अटैक नहीं कर सकता। सो सच प्लांट ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट।
सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि अगर आप डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट अगर आप बना रहे हो यहाँ पे, अगर दिव्यांश कह मैंने एक प्लांट बनाया है जो आपका डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। इस प्लांट को जाके कोई बैक्टीरिया मार नहीं सकता, इस प्लांट को जाके कोई फंगस अपना इन्फेक्शन कर नहीं सकता। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, व्हाट डू मीन बाय डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, कि इस प्लांट को कोई डिजीज यहाँ पे हो नहीं सकती। अगर मैं कहता हूं कि ये जो प्लांट है इसमें एक और कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर। इसका मतलब आप समझिए यहाँ पे, अगर मैं कह रहा हूं कि ये प्लांट मेरा रिस्पॉन्स करता है फर्टिलाइजर को, तो उसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं फर्टिलाइजर का अमाउंट कम भी रखूं, अगर मैं फर्टिलाइजर का अमाउंट अगर मैं थोड़ा कम भी रखता हूं, तब भी मेरा प्लांट आराम से उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उसे यूज करेगा और अपना ग्रोथ शो करेगा यहाँ पे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेड जो आप देखना चाहते हो अपने प्लांट के अंदर, ये भी आप एक ट्रेड देखना चाहते हो कि आपको यहाँ पे फायदा मिले, राइट। देन यू कैन हैव वन मोर ट्रेड यहाँ पे, इसके अंदर एक और ट्रेड आपको यहाँ पे, इट विल हैव द हायर यील्ड, इट विल हैव द हायर यील्ड। हायर यील्ड का मतलब ये होता है बेटा कि आपको इसके प्रोडक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी। जैसे कि हायर यील्ड का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि टमाटो का साइज आपका ज्यादा है वहां पे, या अगर समझो मैं शुगर केन ग्रो कर रहा हूँ, तो शुगर केन का जनरली लेंथ होता है 9 से 10 फीट। आप शुगर केन जो बना रहे हो उसका लेंथ ज्यादा है, समझो 12 फीट है, 13 फीट है, तो उससे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज हायर यील्ड, तो वो आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो जब बेटा आपको ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे प्लांट के अंदर, तो आपको फायदा होगा ही होगा, कमर्शियली फायदा होगा, उसके साथ साथ पूरे सोसाइटी को फायदा होता है अगर आप ऐसे प्लांट ग्रो कर पाते हो तो। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका मतलब क्या होता है। तो क्या आपको डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। सिमिलरली यू शुड आल्सो नो व्हाट इज माय रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, सिमिलरली यू शुड आल्सो नो व्हाट इज माय हायर यील्ड, आपको कहां से मिलेगा या उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट। तो ये चीज आपकी यहाँ पे बताई गई, ये सब आपका किया जाता है यहाँ पे। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू क्रॉप्स इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे एक ये टर्म को हम समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म, व्हाट इज माय हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, बड़ा सिंपल टर्म है, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, आप सब लोग काफी तेज हैं, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माय हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप दो अलग अलग प्लांट को मिक्स करके एक नया प्लांट बना रहे हो। आप दो अलग अलग प्लांट को मिक्स करके आप एक प्लांट नया बना रहे हो। सो समझो आपके पास एक यहाँ पे प्लांट है, एक ये प्लांट है, समझो एक ये मेरा, समझो ये मेरा टमाटो का प्लांट है, एक जंगली टमाटो का प्लांट है। आपने कभी नोटिस किया है, कभी जंगल में अगर आप जाओगे तो आपको जंगली टमाटो के भी प्लांट्स मिलते हैं, इसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर के टमाटो लगे होते हैं, कभी आपने नोटिस किया ये चीज को? यस सर। इफ यू गो इनटू द फॉरेस्ट ना, कई बार आपको ऐसे जंगली टमाटर के प्लांट मिलेंगे जिसमें एकदम छोटे छोटे आपके टमाटर वहां पे लगे होंगे, जिसे हम खाते नहीं है बट वो लगे हुए आपको मिल जाते हैं, राइट। तो अज्यूम करते हैं कि ये मेरा एक जंगली टमाटो का मेरा प्लांट है, राइट। इट इज अ प्लांट ऑफ अ वाइल्ड टमाटो, ठीक है, वाइल्ड टमाटो का मेरा यहाँ पे प्लांट है। और इस प्लांट के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें कैरेक्टर यहाँ पे इसका क्या है इसके पास, कि ये जो मेरा प्लांट है इट इज माय डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, इसको कोई बीमारी यहाँ पे होने से इट इज माय डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट ओवर हियर, ठीक है। तो ये मेरा एक प्लांट है वाइल्ड टमाटो का, इसको मैं क्रॉस कराऊंगा, इसको मैं ब्रीड कराऊंगा एक ऐसे प्लांट के साथ जो कमर्शियली हम यूज करते हैं। इसको मैं एक नए प्लांट के साथ मैच ब्रीड करा रहा हूँ, मिक्स करा रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे इसको मैं एक प्लांट के साथ ग्रो करा रहा हूँ। और ये जो मेरा प्लांट है ना, ये वाला जो प्लांट है राइट साइड वाला, इसके अंदर यू हैव अ टमाटो साइज काफी लार्ज होता है। सो यहाँ पे जो आपका जो टमाटो साइज है यहाँ पे आपका होगा काफी लार्ज। तो ऐसे मैंने क्या कि मैंने दो प्लांट को यहाँ पे ब्रीड कराया, क्रॉस कराया, और जब मैंने यहाँ पे दो प्लांट को क्रॉस कराया तो मुझे एक नया प्लांट यहाँ पे मिला, आई रिसीव्ड द न्यू प्लांट ओवर हियर। तो इन दोनों को जब मैंने यहाँ पे क्रॉस कराया, सो आई रिसीव्ड द न्यू प्लांट ओवर हियर। और जो नया प्लांट मुझे यहाँ पे मिला, जो नया प्लांट मुझे यहाँ पे मिला, तो इस प्लांट का आप यहाँ पे एक चीज याद रखना, द नया प्लांट विच आई हैव रिसीव्ड ओवर हियर, दिस प्लांट, इसके अंदर दोनों कैरेक्टर होंगे। पता है कौन से कैरेक्टर इसके अंदर है? एक तो ये प्लांट मेरा जो होगा न्यू प्लांट, इसमें इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये जो इवेंट मैंने यहाँ पे किया इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग प्लांट मैंने पकड़े, उनको क्रॉस किया और मैंने एक हाइब्रिड प्लांट बनाया, एंड आई हैव मेड अ हाइब्रिड प्लांट। और मैंने यहाँ पे एक हाइब्रिड प्लांट मेरा यहाँ पे बना के दिया। अब ये जो हाइब्रिड प्लांट मेरा होगा ना, इसके अंदर दोनों चीजें मुझे मिलेंगी यहाँ पे।
इसके अंदर टमाटो का साइज भी बड़ा होगा, इट विल हैव अ टमाटो साइज जो इसका होगा वो भी काफी लार्ज होगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज। और यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी डिजीज रेजिस्टेंट, और इनको कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो आपने एक नया प्लांट बना लिया, आपने अपने लैब के अंदर एक नया प्लांट बना लिया, और वो प्लांट के अंदर आपको दोनों ही ट्रेट्स आपको मिल जाए, दे आर डिजीज रेजिस्टेंट एज वेल एज दे विल हैव अ टमाटो साइज जो आपका यहाँ पे काफी बड़ा होगा। अगर आप ऐसी चीज कर पाते हो, अगर आप लैब के अंदर अगर आप ऐसी चीज कर पा रहे हो सक्सेसफुली, देन आपके लिए वो बहुत एडवांटेज होता है। बेटा ये आपके लिए नहीं, आप पूरे कंट्री के लिए एडवांटेज आपका यहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पे ये समझो दैट व्हाट इज माय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि आप दो अलग अलग प्लांट को लाते हो, क्रॉस कराते हो, और आप एक हाइब्रिड प्लांट बनाते हो, एंड यू मेक अ हाइब्रिड प्लांट ओवर हियर। ठीक है, यू आर गोइंग टू मेक अ हाइब्रिड प्लांट ओवर हियर, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय, इस चीज को हम यहाँ बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो टमाटो का साइज यहाँ पे लार्ज होगा, उसके साथ दिस प्लांट्स आर गोइंग टू बी आल्सो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स। ये जो प्लांट आपके यहाँ पे होंगे दे आर गोइंग टू बी माय डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद है। सो यू शुड बी क्लियर विद व्हाट इज माय हाइब्रिडाइजेशन। आप दो अलग अलग प्लांट को मिक्स करा रहे हो और नया प्लांट आप बना रहे हो, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हाइब्रिडाइजेशन। और इसका फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, इसका हमें फायदा ही होता है। तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है, ये वाली स्टोरी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये स्टोरी आप सब लोग यहाँ पे याद रखिए दैट दिस इज कॉल्ड एज माय हाइब्रिडाइजेशन, एंड इसको हम यहाँ पे समझा सकते हैं। रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली दिस सिमिलर प्लांट, दो अलग अलग प्लांट का क्रॉसिंग कराना, उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर आपको एक नया प्लांट मिलता है जिसके अंदर आपको दोनों वाले ट्रेट्स आपको मिलेंगे। दोनों प्लांट में जो अलग अलग ट्रेट्स थे वो आपको एक प्लांट में आपको मिल सकते हैं, राइट। सो दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट को मिक्स करा के आप ये बना सकते हो। सो यू कैन मेक ऑल दोस काइंड ऑफ प्लांट्स ओवर हियर। ठीक है, इतना डिटेल में आपको यहाँ पे देखना नहीं है, बट ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ओके, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं बेटा। लेट्स अंडरस्टैंड अप टू हियर ओनली, इसके आगे हम लोग नहीं करते। मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले इतनी चीजों को आप यहाँ पे देख लो, समझ लो, राइट। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप प्रेफर क्या करते हो? क्या मैं पूरी स्लाइड्स आपको दूं या मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूं? व्हाट इज बेटर फॉर यू? अगर मैं आपको स्लाइड देता हूं तो आप उस स्लाइड को 1 बाय 1 पढ़ सकते हो, देख सकते हो। पीडीएफ में थोड़ा बेटा वो हॉच पॉच हो सकता है, तो आप प्रेफर क्या करोगे, स्लाइड्स या पीडीएफ? स्लाइड। Slides. ठीक है, तो मैं इसको स्लाइड के फॉर्म में आपको देता हूँ, तो आप उसे आराम से आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे आपके नहीं हो सकती है, कुछ चीजें आपके लिए नहीं हो सकती है, बट आप समझ जाओगे। पहले मुझे सच्ची बताओ, यहाँ तक जो हमने किया वो चीज आपको समझ आ रही है? आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट, कोई चीज अगर समझ ना आए देन प्लीज बता दिया करो कि समझ नहीं आ रहा, तो वी कैन रिपीट दोस थिंग्स, राइट। तो इतनी चीजों को आप पहले यहाँ पे देख लो, समझ लो आराम से, और क्लास